और गौरव बिस्सा होंगे इनके इक्विटीज से, और प्रशांत सावंत कैटलिस्ट वेल्थ से, और आशीष बहती नैव इन्वेस्टमेंट से हमारे साथ मौजूद होंगे। और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ होंगे दिलीप भट्ट, मार्केट एक्सपर्ट, उनसे करेंगे बातचीत। एक बार इंडेक्सेस लेके आइएगा। निफ्टी बैंक टेस्टिंग 39600 अगेन एंड अगेन। देखिए 39600, मैं इसका जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि कल तक ये था पुट राइटर्स का जोन, एक्सपायरी कटी थी यहीं पर, वो कोलैप्स हुआ, लेकिन उस जोन को बार बार रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ ट्रेडर, जो बेस वन मैंने मेंशन किया था ना, वहां से बार बार पुल बैक आ रहा है, नजर रखिएगा। बट दैट पुल बैक विल सक्सीड ओनली अबव इफ वी क्रॉस 39650 ऑन द हायर साइड। दूसरी चीज, निफ्टी पे क्या अप्रोच थी? सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 17020 और 16961 के बीच का कोई डिप बाय कीजिएगा, पैसा मिलेगा। 60-70 पॉइंट मिले होंगे अभी आपको, बट मोर और लेस पूरे दिन के लिए अप्रोच वही रहेगी, कोई चेंज नहीं है अप्रोच में। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे स्ट्रांग ओपनिंग थी, और लेकिन कोलैप्स हुआ। बट मुझे एक चीज अच्छी नजर आ रही है कि कोलैप्स होने के बाद कल के लो से एक अच्छा अप्रोक्सीमेटली 28,000 150 पॉइंट का डिफरेंशियल मेंटेन कर लिया इसने। दैट्स गुड। फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्रीकांत, ओके, आई थिंक अभी जस्ट श्रीकांत जुड़ ही रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आशीष, आपकी इंडेक्स पे अप्रोच क्या रहेगी? मोर और लेस आई थिंक अभी तक का सेशन शांत गुजर गया, बट रेस्ट ऑफ द डे के लिए क्या अप्रोच रहेगी इंडिसेस पे? आशीष। विनीत जी, एक अहम लेवल सपोर्ट की दिया है इंडेक्स ने, स्पॉट्स पे 17,000 के नीचे स्लिप होने का अटेम्प्ट किया था, लेकिन वहीं से एक पुल बैक देखने मिला, 17,070 के पास वापस आके ट्रेड कर रहा है। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी 39,500 को प्रॉपर्ली डिफेंड करने का अटेम्प्ट किया है। कल जिस हिसाब से सेकंड हाफ में गिरावट देखा था, उसके बाद अगर आज अभी जिस हिसाब से डिफेंड किया है बुल्स ने, काफी इंप्रेसिव है। अगर मैं कॉल पुट की बात करूं तो करेंटली पुट राइटर्स अग्रेसिव जरूर है, लेकिन कॉल राइटर्स ने डिफेंड किया। मुझे लगता है कि एक अटेम्प्ट किया जा सकता है तेजी की तरफ ट्रेड में यहाँ पे इंडेक्स में। तो 17,000 एक अहम लेवल है, तो 16,970 का एक स्टॉप लॉस लगाकर एक तेजी की तरफ पुल बैक ट्रेड अटेम्प्ट किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 17,150। और बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि जिस हिसाब से गिरावट अब थोड़ी सी थम रही है और 200 डेमा के पास बैंक निफ्टी वापस शायद अटेम्प्ट कर सकता है जाने का, तो बैंक निफ्टी में भी एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है तेजी की तरफ 39,200 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी एक पुल बैक वापस देखने मिल सकता है, जो कि 39,900 के लेवल दिखा सकता है। ओके, तो ये इंडेक्स पे व्यू हो गया। अब चलते हैं श्रीकांत जी के पास। बस जब मैं जा ही रहा था, श्रीकांत जी के पास जुड़ ही रहे थे, वो ऑडियो उनका चेक हो रहा था। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्रीकांत, फाइनली अब आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं आज से, और आपको एक निफ्टी आईटी एडवांटेज मिला, जो कि अब तक के लिए आपके पास एक एडवांटेज नहीं था। कल इस दौर के लोवेस्ट क्लस्टर बंद हुआ। और एक और चीज़, लेट्स ब्रिंग रिलायंस नाउ। ये दिग्गज स्टॉक फ्यूचर क्या कर रहा है? इट्स 2228, स्टिल ट्रेडिंग एट डे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। श्रीकांत, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को इस वक्त, और आपके दो कन्विक्शन कॉल्स? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, हमें लगता है कि निफ्टी ने कल 17,200 से जो रिजेक्शन लिया है वो काफी स्ट्रांग था, और मुझे लगता है उसके साथ साथ बैंक निफ्टी में भी हमने एक बड़ा नेगेटिव रिवर्सल देखा है। तो जैसे बैंक निफ्टी में वीकनेस आ रहा है, तो यकीनन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि इंडेक्स को रीबैलेंस करने के लिए या थोड़ा बैलेंस करने के लिए हमने मोस्ट ऑफ द टाइम आईटी स्टॉक्स में तेजी देखी है। तो वही एक कुछ ट्रेंड देखने मिल रहा है, बट ऐसा लगता है कि इंडेक्स यहाँ से और करेक्ट हो सकता है। शायद 16,900 या 16,800 के लेवल्स मार्केट वापस रिविजिट कर सकता है। ये एक ओवरऑल व्यू बना हुआ है, तो सेल ऑन रैली का एक्चुअली व्यू रखना चाहिए और उसी बेसिस पे हमें काम करना चाहिए। और अगर आज के लोज अगर दोबारा अगर मार्केट ब्रेक करता है तो बिल्कुल वहां पे शॉर्ट पोजीशंस बनाए, जो ट्रेंडिंग सेल ऑफ दे सकता है। श्रीकांत, दो ट्रेड्स आपके? बिल्कुल, तो अगर यहाँ पे अगर कुछ शॉर्ट करना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा को शॉर्ट करके चल सकते हैं, जो 162 163 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है तो वापस 150 154 के लेवल्स दिखा सकता है। 165 का स्टॉप लॉस रखें। और लॉन्ग करने के लिए यहाँ पे हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कुछ एक्शन बनेगी, और वहां पे इन्फोसिस जो एक काफी ओवरसोल्ड स्टॉक है, वहां पे शॉर्ट टर्म रिबाउंड हमें देखने मिल सकता है। शायद यहाँ से स्टॉक 1430 1440 के लेवल्स आने वाले 1 या 2 दिन में दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इन्फोसिस को लॉन्ग करें 1390-95 के रेंज में,
और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 1370 का। ओके, इन्फोसिस यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है 1395 पे, इट्स बाय। अच्छा करता है। गौरव, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे मार्केट्स पे, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग। देखिए, इंडेक्स पे एक रेंज बाउंड मुझे लगता है यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे अगर आप पिछले 4 या 5 दिन के कैंडल्स अगर निफ्टी में देखेंगे तो 16,800 के आसपास में भी आते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक कैंडल्स देखने मिलते हैं, एक अच्छी उछाल देखने मिलती है। वहीं पे 17,200 स्पॉट के आसपास में आके हमको रिजेक्शन, जैसे अभी श्रीकांत भी कहते हैं, हमको रिजेक्शन देखने मिल रहा है। तो एक 16,800 से 17,200 एक ये दायरे में रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो कोई उछाल अगर 17,200 के करीब आती है तो शॉर्टिंग के मौके हैं, 16,900 के आसपास में आएगा तो बाइंग के मौके हैं। एट 1750 मुझे लगता है कि उतना मौका इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए उतना ज्यादा है नहीं। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। पहला इसमें मेरा जो रिकमेंडेशन इसमें होगा वो होगा एसआरएफ में, जहां पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा हमको ब्रेकआउट डेली चार्ट्स में देखने मिले, फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिली है, रिलेटिवली स्टेबल है यहाँ पे। अगर आप पिछले कुछ समय से अगर देखिए इतना गिरा नहीं है स्टॉक, और एक बेस फॉर्मेशन के आसार बनते हुए देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, 2300 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे आप 2550 रुपए के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। तो मुझे एक जो अच्छा लग रहा है वो एसआरएफ है। दूसरा स्टॉक जो मेरे फिलहाल अभी रडार पे है और काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है वो है इंडिगो, जहाँ पे अगर आप देखेंगे एक फॉलिंग ट्रेंड, मल्टी ईयर फॉलिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट देखने मिला था स्टॉक में। उसके बाद में 2100 2200 जाके आया, टारगेट्स मीट की, अब वापस नीचे आया है और अपने एक राइजिंग ट्रेंड सपोर्ट से बाउंस लेके अभी स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा। मैं यहाँ पे जो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे वो 1860 के होंगे, और ऊपर में आप यहाँ पे फिर से 2050 के लेवल के लिए इंडिगो को बाय कर सकते हैं। ओके, आपके दो ट्रेड्स आज। अच्छा, आज इंटरग्लोब एविएशन, आज आपने ये दिन से सुनी भी थी, इस पे जितने भी बाय कॉल्स थे, एक बार इंडिगो लिखे आइएगा। मैं मेरे स्क्रीन पे कई बार अपीयर भी हुआ, बट शायद मैं भूल गया या फिर नहीं पिक कर पाया इसको लॉन्ग ट्रेड के पर्सपेक्टिव। दैट्स डूइंग वेल। और ये क्या कर रहा है अपने, यस आज इस प्राइस पे एग्जैक्टली 1918 इट्स क्रॉसिंग इट्स 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। अच्छा करता हुआ आप। प्रशांत, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज क्या रहेंगे प्रशांत? जी वीरू जी, मेरी राय है कि हम आज या शायद मंडे में इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में 16,940 इस लेवल को विजिट कर लेंगे। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो अगर हम 39,540 इस लेवल को फ्यूचर्स में ब्रेक करते तो हम 39,340 200 पॉइंट नीचे जा सकते हैं। ओवरऑल थोड़ा सा मेरा डाउन साइड पे व्यू है, तो उसको नजर रखते हुए मैं फर्स्ट कॉल जो चुना था वो होगा मारुति शॉर्ट। हम ऑलमोस्ट 8,300 के लेवल पे, और जो रैली आई थी मुझे लग रहा है वो फिजल आउट होगी, तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 8,400 के जस्ट ऊपर 8405 पोजिशनल ट्रेड होगी, और मेरा टारगेट होगा 8,130 का 8130। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। और नेक्स्ट पिक जो मैं देख रहा हूँ वो होगा आइशर मोटर्स। सारे सपोर्ट्स तोड़ चुका है, सिर्फ 2900 के राउंड नंबर पे रुका हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो आज का हाई बना हुआ है यानी 2926 उसके ऊपर, तो 2930 स्टॉप लॉस रखूंगा मैं, और करीबन 2850 ये टारगेट रखूंगा। तो दोनों ऑटो सेक्टर में सेल होंगे, मारुति और आइशर मोटर्स। इसमें कोई दो राय नहीं। इस वक्त निफ्टी ऑटो काफ़ी वीक है और गजब की शॉर्टिंग है। जब मैं देख रहा हूँ पिछले 15 दिन से तो निफ्टी ऑटो में या फिर मतलब स्टॉक फ्यूचर्स में ऐसी शॉर्टिंग है। इट्स 12,175, एक क्लियर कट ब्रेकडाउन का केस बन रहा है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। और आपने क्रमबद्ध तरीके, इनफैक्ट मारुति कल आपको याद होगा इन्होंने प्राइस हाइक अप्रैल से लेने वाले हैं ये, तो स्थिति थोड़ी सी आप देखें नाजुक है यहाँ पर। आशीष बहती जी, आपके ट्रेड्स दो। पहला ट्रेड रहेगा वो परसिस्टेंट पे बाय। मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट परसिस्टेंट ने बनाया, और जिस हिसाब से बाकी आईटी में फॉल देखा है, परसिस्टेंट अभी भी अपने 200 डेमो काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, और एक रेजिलेंस है इसमें गिरने में। तो परसिस्टेंट में पुल बैक की तरह ट्रेड में खरीदारी की सलाह रहेगी। 4420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। हमें लगता है कि परसिस्टेंट में 4550 और 4590 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। सेकंड जो ट्रेड रहेगा वो हिंडाल्को में शॉर्ट। कल का एक पुल बैक देखने मिला था, बट आज वो पूरा फिजल आउट होता हुआ देखने मिल रहा है, और जिस हिसाब से मेटल इंडेक्स पूरा गिरावट दिखा रहा है, पूरे मेटल इंडेक्स में एक सेलिंग एविडेंट है। मुझे लगता है कि हिंडाल्को यहाँ से और सिंक हो सकता है। तो 399 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है इसमें, फॉर अ टारगेट ऑफ 384। ओके, दो ट्रेड्स आपके यहाँ पर भी हो गए। अब एक थोड़ी सी स्कैनिंग कर लेते हैं मार्केट की। कुछ देर में हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज दिलीप भट्ट जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स लेके आइए, क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेजेक्ट्री है करीब 4315 की, और आज हल्का सा पुल बैक है,
बट मैं इसको एक बहुत ही एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर की कैटेगरी में प्लेस करना चाहूँगा। आज हल्के से पुल बैक के साथ लास्ट 2 सेशंस में लोअर शेडो काफ़ी वाइड थी, यानी प्राइस नीचे से ऊपर उठने की तैयारी कर रहा था, बट आज टेस्ट कर रहा है अपने ट्रेंड एक्सपोनेंशियल एवरेज को। लेकिन अभी स्किप करता हूँ। मेटल्स पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन हमारा सुबह हुआ था कि मेटल्स कमज़ोर पड़ रहे हैं और थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से शॉर्ट की तरफ नज़र रखिएगा। प्रशांत, लुक एट टाटा स्टील, ये भी सक्सीड नहीं हो पाया अपने 10 डिमा को रीगेन करने में और अब डे लो की ट्रैजेक्टरी में। आपका टेक टाटा स्टील पे इस वक्त? राइट स्टॉक फाइंड किया है। इसने जो रैली की थी वो फिजल आउट हुई है और 105 को ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो मुझे लग रहा है आप जस्ट इसके ऊपर यानी 105.50 से 106 एक सेफर स्टॉप लॉस होगा, ये रखिए। और आप इसको पहला तो 100 क्योंकि राउंड नंबर है, बट मुझे लग रहा है ये 98 या 97 तक भी जा सकता है। श्रीकांत, आपकी शॉर्ट कॉल की अप्रोच में, आई मीन जब आप कहते हैं कि 16,800 16,900 की ट्रैजेक्टरी निफ्टी रिटेस्ट कर सकता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका शायद रिलायंस निभाया है। पुल बैक भी जनरेट इसी ने स्टॉक ने किया था 2 सेशंस में और आज ये रिट्रेसमेंट भी स्पॉन्सर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रहा है। याद रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। मैं ये सारी की सारी बातचीत निफ्टी की पॉसिबल ट्रैजेक्टरी को गेस करने के मद्देनजर कर रहा हूँ। श्रीकांत, आपका रिलायंस पे व्यू? नो डाउट कि मार्केट के साथ रिलायंस में भी वीकनेस बना है, लेकिन अगर उस वीकनेस का अगर अगर आप इंटेंसिटी देखते हो तो वो काफी कम है, यानी मार्केट के साथ गिर रहा है। अदरवाइज मुझे लगता है कि स्टैंड अलोन बेसिस पे उसे नहीं गिरना है। आई फील कि ये 2200 के करीब एक वापस सपोर्ट ले सकता है, या तो शायद उसके प्रीवियस लोस 2180 के करीब। तो यहाँ पे शॉर्ट करना एडवाइजेबल नहीं है, बट यस, अगर यहाँ से कोई रिबाउंड अगर मिले तो शायद हम कुछ शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 2250 या 2260 के करीब विद स्टॉप लॉस एट 2280। बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसे शॉर्ट करने से बचे। शॉर्ट करने से बचिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को फॉर द टाइमिंग। याद रखिएगा, कोई भी ट्रेड लें, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, पोजिशनल कॉल, इन्वेस्टमेंट कॉल, अपनी एक निजी राय इस स्टॉक पे किसी भी दिशा के ट्रेड के लिए ज़रूर सम्मिलित करें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। खैर, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रेड से, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से हटकर अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में बिग मार्केट वॉइस कड़ी में श्री दिलीप भट्ट जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट। दिलीप सर, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये सर बैंकों की टसल के बीच में आई थिंक जी पहले यूएस देन यूरोप, सबसे बड़ा प्राइस डैमेज आईटी में हुआ और आईटी सबसे बड़ा प्राइस डैमेज झेल रहा है और एक बार फिर से 3 मंथ लो पे निफ्टी आईटी खड़ा है। बट जिस प्रकार के नंबर्स एसेंचर ने दिए वो थोड़ा सा हमें आई थिंक कंफ्यूज करते हैं। आपने एसेंचर के नंबर्स को देखा होगा, उनकी हल्की से ट्रिम्ड गाइडेंस को सुना, पढ़ा। आप अप्रोच क्या रख रहे हैं इस वक्त? अगर लिक्विडिटी आपके पास है तो क्या इस डिप को आपको अप्रोच करना चाहिए, बाय करना चाहिए? आपके लिए पहला प्रश्न मेरा। देखिए, आईटी ने पहले से ही काफी हद तक वीकनेस बताई थी और ये वीकनेस चल ही रहा था इन स्पाइट एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द अदर सेक्टर्स वर परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल। अगर हम देखें कि बैंकिंग जो भी रिसेंटली जो कुछ भी उस पर इम्पैक्ट है, अदरवाइज आईटी वाज वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्टर इन द एंटायर इन ऑल द इंडस्ट्रीज। और अगर हम देखें कि एक्सेंचर का रिजल्ट्स ये उनमें कंफर्म कराता है कि आईटी में जरूर और भी घबराहट है, और भी फियर्स हैं, और भी हर्डल्स हैं, और भी इम्पेडिमेंट्स है। और जब तक वो प्रोस्पेक्ट्स एकदम क्लियर नहीं हो जाते इन टर्म्स के इट इज गोइंग टू इम्प्रूव, मुझे लगता है कि आईटी में वीकनेस जरूर रहेगी और इसमें कोई जल्दबाजी से आके बाय नहीं करेगा। हालांकि शायद दिस वुड बी द टाइम टू बाय, बट द क्वेश्चन इज वेदर वन हैज द पेशेंस टू होल्ड ऑन टू इट। मैं समझता हूं कि और एक 2-3 क्वार्टर शायद द नॉट सो पॉजिटिव कमेंट्स आईटी में आते रहेंगे, जिसका इम्पैक्ट आईटी स्टॉक्स में होते रहेगा। लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि शायद इस लेवल से थोड़ा बहुत आप एसआईपी काइंड ऑफ बाइंग आईटी में कर सकते हैं, क्योंकि आईटी एक सेक्टर है जहां पर कंपनीज काफी अच्छे हैं, मैनेजमेंट काफी अच्छे हैं, जहां हम देखते हैं फ्री कैश फ्लो, आरओई सब बैठता है। लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा और एक 2-3 क्वार्टर लग सकता है, लेकिन जरूर
gradual buying in a SIP way, I recommend an IT. ग्रेजुअल बाय इन SIP वे लार्ज कैप IT में आप कर सकते हैं, इसमें कोई डर नहीं है। अच्छा सर, ये जिस अमेंडमेंट की बात की गई जिसके अंतर्गत जो डेट म्यूचुअल फंड है जिसका इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको अगर हटा दिया जाता है वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। और बजट में चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हो चाहे अब AMC स्टॉक्स हों, आई मीन जो एक हल्का सा टैक्स आर्बिट्राज था और जो टैक्स लीकेज था उसको भरने की कोशिश की गई है। ऐसे में AMC स्टॉक पे आप कोई इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि जो फंड पॉसिबली जो एडवांटेज हमें मिल रहा था इंडेक्सेशन के, जब वो नहीं होगा आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न्स अगर आप देखें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इसका फ्लो टूवर्ड्स AIFs या फिर FDs की तरफ बढ़ेगा, मोबिलाइज होगा? AMC स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त इस खबर के मद्देनजर? आपने बहुत सही कहा कि शायद some of these things, the amendments which have been introduced, उनका AMC पे जरूर इम्पैक्ट आएगा और शायद टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऑल्सो AIF की तरफ पैसा जाएगा और AIF एज इट इज थोड़ा बहुत पॉपुलर और हो रहा है। Having said this, अगर हम जरा और एक बड़े ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं ऑन अ स्लाइटली ब्रॉडर बेसिस, ऑन अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म, तो ये AMCs में फ्लोज आते रहेंगे क्योंकि इंडिया में हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इज वेरी लो और इसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि शायद थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाए, लेकिन AMC स्टॉक ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस विल कंटिन्यू टू डू वेल। द ओनली कैविएट ओवर हियर इज दैट most of the AMCs which have a foreign participation, but they probably would be trying to sell some of the stakes in the Indian markets. But otherwise, AMC stocks on a longer term basis, जरूर उसमें ध्यान देना चाहिए on a longer term basis as an annuity business. तो अगर आप देखें आप मानते हैं कि वो एक शॉर्ट टर्म प्राइस डैमेज है, लेकिन शायद लॉन्गर टर्म में अभी भी आपको शायद बिल्कुल दरकिनार नहीं करना चाहिए। कुछ अंश आपका निवेशित लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर रहना चाहिए। एक बार निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा। इट्स 39633 ट्रेडिंग एट डे हाई ट्रेजेक्ट्री। और जहाँ तक निफ्टी IT का सवाल है वो फिर से शूट अप करता हुआ, और जैसे कि मैं कह रहा था कि दैट 150 पॉइंट डिफरेंशियल जो डिप के बाद प्रीवियस क्लोज से मेंटेन रहा, वो अब तक अगर आप देखें तो एक अच्छा मूव दे रहा है। अच्छा दिलीप सर, बहुत दिनों बाद FMCG स्टॉक्स में हमने एक मूव देखा है। कल ITC की मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा वक्तव्य आया था कि टफ टाइम आई मीन रिगार्डिंग आई थिंक इन्फ्लेशन वो शायद हम पीछे छोड़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। आप कैसे अप्रोच करेंगे FMCG स्टॉक्स को ऐसे में? पर एक इशू और ये भी है कि आज से 10 दिन पहले या फिर हफ्ता भर पहले जो अनसीजनल रेन्स हुई हैं उसका काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ऐसे में FMCG स्टॉक्स पे आपका टेक इस वक्त? मुझे लगता है FMCG स्टॉक्स में दो तरह की मार पड़ी थी। एक तो जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन था, एक कमोडिटी इन्फ्लेशन था, और probably they were not able to pass on the entire price increase to the consumers. और सेकेंड अगर हम ओवरऑल देखें कि रूरल कंजम्पशन had come down quite a bit. तो रूरल कंजम्पशन जो एक around 7-8 years back it used to be 1.5x to urban consumption, वो अब 1 के नीचे आ गया है। तो मुझे लगता है ये दोनों शायद अगले 6-8 महीने में या 8 महीने के बाद इसमें इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। एक इन्फ्लेशन में आएगा और एक ओवरऑल रूरल कंजम्पशन में आ जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि शायद FMCG स्टॉक्स एक can give about a 15-20% run at any given point of time as a momentum play, और वो भी रिस्क रिटर्न में यहाँ से रिस्क लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर चलने में शायद एक मोमेंटम उसको मिल सकता है। बट बेशक इसमें कोई दो राह नहीं है कि FMCG स्टॉक्स कंटिन्यू टू बी वैल्यूएशन वाइज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, मैंने FMCG पे बात की सर आपसे, IT पे बात की, AMC स्टॉक्स पे बात की। मैं इनफैक्ट कल भी हमारे साथ उज्जवल जी थे IIFL से, मैं उनसे एक प्रश्न पूछ रहा था कि लास्ट 1 साल में सर और करीब करीब 1.25 साल में मल्टी एसेट पोर्टफोलियो, मतलब जिसमें आपने सोने को भी रखा हो, जिसमें आपने डेट को भी रखा हो, इक्विटी को रखा हो,
वो बहुत अच्छी रिटर्न्स देके गया। अब उसमें से एक अंश की बात करते हैं, दैट गोल्ड नाउ एट 60,000, और आप विश्व भर में कहीं पर भी आप एक ऐसी सेंस नहीं मिल रही कि हम इन्फ्लेशन के हायर एज को टेस्ट कर चुके हैं। अब ब्याज दरें यहाँ से रिड्यूस होंगे, स्पेशली यूएस में तो कह रहे हैं कि अभी 24 से पहले होगा ही नहीं। ऐसे में गोल्ड आप बिलीव करते हैं कि यहाँ से और डोमिनेट करेगा? आई मीन 57,000 जो प्रीवियस हाई क्रॉस किया, नाउ वी आर 60,000। आपके पास फर्म रीजन है ये बिलीव करने के लिए कि अभी भी यहाँ से गोल्ड अच्छा करेगा, डोमिनेट करेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास में जरूर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। लुकिंग एट द मैक्रो सिनेरियोज, अगर हम देखें कि शायद इन्फ्लेशन तो एक फैक्टर है, लेकिन जिस तरह से जो एसवीबी में जो हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक में जो हुआ, मुझे लगता है वो डर बहुत कॉन्टेजियस होगा अक्रॉस यूएस एंड अक्रॉस ग्लोबल जो हो रहा है अभी। और मुझे लगता है एज एन एसेट क्लास पीपल विल शिफ्ट देयर सेविंग्स, अ पार्ट ऑफ देयर सेविंग्स फ्रॉम बैंक्स टू सम एसेट प्रेशियस मेटल्स, और वो प्रेशियस मेटल्स में शायद गोल्ड विल होल्ड द डोमिनेंस। मुझे लगता है जरूर गोल्ड में एज अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए और पार्क करके रखना चाहिए। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, यहाँ से रिटर्न देने की आई थिंक संभावना बहुत अच्छी है, प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी गुड, सो सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड आई फील विल पे ऑफ। गोल्ड यहाँ से डोमिनेट करेगा या फिर एटलीस्ट कम से कम स्विंग्स अच्छे होंगे, दिलीप सर का मानना यही है। अच्छा सर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात भी कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा, बट हमने हिस्टोरिकली अपने बुल रन्स में डोमिनेट करते हुए देखा है B2 को। ये दो दिग्गज कंपनियां, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, लेकिन इस बार ये बहुत ही, अगर आप देखें, बुरी स्थिति में है। ऐसा क्यों है कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में इस बार मार्केट्स इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं? ये B2 बहुत से लोगों का, इनफैक्ट बड़ा अंश इनको अपने लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड करता है। इस नेगेटिव प्राइस परफॉर्मेंस का लास्ट एक साल में आप बड़ा कारण क्या मानते हैं, और आपका व्यू क्या है इस प्राइस पे B2 में, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रहा है और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं, हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल पी रेशियोज आर कमिंग डाउन। और अगर हम देखें कि हाई पी स्टॉक्स हैव टू बेयर द बर्डन, और ये जो हम करेक्शन की बात करें इंडियन मार्केट्स में, हम यही देख रहे हैं कि ओवरऑल पीस पॉसिबली आर गेटिंग करेक्टेड। तो हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि कंपनी शायद अच्छे भी करेंगे, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि शायद उनके फीस बहुत हाई हैं। तो कमिंग बैक टू योर बजाज फाइनेंस एंड एलियांस, आई थिंक बजाज फिनसर्व, आई थिंक विदाउट एनी डाउट they are going to fare very well. I think overall growth 20-22% के ऊपर ही रहेगा। मुझे लगता है उनके ROEs भी बहुत ही अच्छे हैं, ROEs भी बहुत अच्छे हैं, और शायद परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शायद दिक्कत आ रही है कि इट्स अ हाई पी स्टॉक, और मार्केट में हाई पी स्टॉक्स में काफी सोबरिंग डाउन हो रहे हैं। और मैं यही वजह मानता हूं कि बजाज शायद आगे भी चल के another 6 month 9 month possibly till the time this quantitative tightening continues, I think the sobering impact of fees will be felt on Bajaj Finance very prominent. ओके सर, आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे। एक ऐसी थीम जिसने बहुत पैसा बना के दिया ड्यूरिंग कोविड, हर थीम धीरे धीरे कोलैप्स हुई। फॉर इंस्टेंस, फर्स्ट में फार्मा कोलैप्स हुआ, देन IT कोलैप्स हुआ, देन केमिकल कोलैप्स हुआ। एक ऐसा अंश जिसने बहुत पैसा बना के दिया वो था रियल स्टेट एंसिलरी। उस वक्त वो अपना एक पहला घर या फिर अपना घर बड़ा करने की जो आई थिंक एक फीलिंग थी, उसका पूरा एडवांटेज लिया इन्होंने। बट अब इन EMIs पर, इन बढ़ी हुई EMIs पर रियल स्टेट भले ही गिरा हुआ हो ना हो, लेकिन रियल स्टेट एंसिलरी में पेन विजिबल है। आई थिंक मैं 2 दिन पहले सेंचुरी प्राइस से बात कर रहा था, उन्होंने कहा हाँ, डिमांड थोड़ी श्रिंक हुई है, और एक जो टेंडेंसी, एक फीलिंग थी टू मूव टुवर्ड्स ब्रांड रादर देन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, हायर प्राइसेस पे, वो भी थोड़ी सिंक हो रही है।
तो रियल स्टेट एंसिलरी, फॉर इंस्टेंस एस्ट्रल, फॉर इंस्टेंस सेंचुरी प्लाई, फॉर इंस्टेंस पॉलीकैब, इन पे आपका टेक क्या है इस वक्त? क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए अब? जहां तक ये सप्लायर्स टू रियल एस्टेट और एंसिलरीज टू रियल एस्टेट आर कंसर्न, मैं यही मानता हूं कि अभी भी डिमांड काफी अच्छा रहेगा इनके सेक्टर में। डिमांड विल बी वेरी गुड, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डिमांड फॉर रियल एस्टेट स्पेशली द प्रीमियम हाउसेस, भले एक बंच ऑफ बाइंग हो गया तो शायद यहाँ से थोड़ा बहुत इट माइट ईज ऑफ, लेकिन ओवरऑल प्रीमियम सेक्टर बाइंग तो अभी भी काफी अच्छी चल रही है और शायद वो बनी रहेगी। हमने पिछले दिनों में ही देखा कि डीएलएफ ने एक लॉन्च किया, आई थिंक द टिकट साइज वाज ऑलमोस्ट 6 to 7 crores और दे सोल्ड ऑलमोस्ट 8,000 crores वर्थ ऑफ फ्लैट्स। तो मुझे लगता है कि शायद ये एंसिलरी का डिमांड बना रहेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस इनमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। Unless and until their fees become very expensive, I think otherwise one should remain invested. ओके दिलीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सर और सभी सेक्टर्स पे खुल के बातचीत करी। शुक्रिया सर और नमस्कार और हैव अ नाइस वीकेंड सर। बेहद खूबसूरत रहे आपका ये सप्ताह अंत, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर। जय नमस्कार सर। 39,564 निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे 28,232 2.25 अंक ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत और प्रशांत और आशीष जी और क्या कहते हैं गौरव जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सब स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। करीब 39,564 निफ्टी आईटी 2.25 अंक ऊपर और निफ्टी करीब 35 अंक नीचे नीरज जी को सौंप जाते हैं। नीरज जी, अभी तो कैंडल लाल है, पर उम्मीद करता हूं जब आपसे 2 बजे करूंगा बात तो ये हरी होगी। है हौसला आपको इस बात का? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आपने हरे रंग का रुमाल अगर जेब में रख दिया है तो मार्केट भी हरा होने में अभी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा। बिल्कुल, हालांकि उठापटक है बाजार में और ये जो नई घटना अच्छा डेट वाली आई है ना नीरज जी। हाँ नीरज जी, हाँ अच्छा ये बताइए, मैं पठान पे गलत तो नहीं था? नहीं, अभी मैंने 15 मिनट देखी है सिर्फ, तो मंडे को मैं आपको रिव्यू दूंगा। अभी अच्छा वो हेलीकॉप्टर उड़ता देखा कि नहीं देखा? नहीं अभी नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देखा कि नहीं देखा? ऐसे आगे बढ़ा के बस ठीक है, वो देख लीजिएगा एक बार। 15 मिनट देखिए, इसलिए मैं कोई व्यू नहीं दूंगा। मंडे को मैं आपको एकदम पक्का पूरा व्यू दूंगा कि वो फिल्म कैसी है, और हर्षिता भी देखेंगी पूरी फिल्म। तो अच्छा एक वो बात करें, वो मैं एक बताऊं, वो जो आपकी बताई हुई थी वो हैप्पी फैमिली कंडीशन अप्लाई, हाँ बेहद खूबसूरत, बहुत बढ़िया ना, मजेदार कॉमेडी सीरीज और गजब गजब अद्भुत अद्भुत मजा आ गया। यस, और रॉकेट बॉयज 2 भी देखिएगा। अच्छा वो भी अच्छी सीरीज है, रॉकेट बॉयज 2। ओके चलिए, तो चलिए शुरुआत शुरुआत की जाए। 10 कदमदार ट्रेड को यहीं खत्म करते हैं और नीरज जी शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन। हाँ, ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करते हैं। मार्केट अभी तो लाल में है, कोशिश करते हैं कि ग्रीन में आए और कुछ बातचीत करेंगे जो डेट म्यूचुअल फंड का इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म किया गया है उस पर भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस देखते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव, निफ्टी